देहरादून पिथौरागढ़ हवाई सेवा का आज होगा शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम के तहत हो रहा संचालन। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को उत्तराखंड में धार देगी भाजपा। प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आज। कार्यशाला में शामिल होंगे सीएम समेत अन्य बड़े नेता। प्रदेश में कल से बदलेगा मौसम। 2 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी। एचआरडीए की बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मुहर। हरिद्वार को विश्व स्तरीय शहर बनाने पर रहेगा फोकस। स्पोर्ट्स स्टेडियम और कॉम्प्लेक्स के लिए रखे जाएंगे 2 कोच। नमस्कार, स्वागत है आपका INE 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर देहरादून से है, जहां पर देहरादून पिथौरागढ़ हवाई सेवा का आज से शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम के तहत इसका संचालन किया जाएगा। पिथौरागढ़ की जनता को मिलेगी बड़ी सौगात। तो प्रदेश सरकार लगातार जनता को सौगातों की भरमार देती नजर आ रही है और इसी क्रम में एक और सौगात, यातायात व्यवस्था को बेहतर करने की दिशा में सरकार का एक और कदम। देहरादून पिथौरागढ़ हवाई सेवा का आज शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम के तहत इसका संचालन किया जाएगा। पिथौरागढ़ की जनता को बड़ी सौगात मिलने वाली है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विनय सूद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, देहरादून पिथौरागढ़ हवाई सेवा का आज से शुभारंभ होगा। उत्तराखंड की जनता को सौगात मिलेगी, क्या कुछ जानकारी? जी सर, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि आज बड़ी जो सौगात है वो उत्तराखंड वासियों को मिलने जा रही है, क्योंकि आज जो हवाई सेवा की अगर बात की जाए, जो हवाई सेवा है वो उत्तराखंड से शुरू होने जा रही है। देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवा का जो शुभारंभ है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री आज करने जा रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि उत्तराखंड को किस तरीके से आगे बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार कार्य कर रही है। वहीं तमाम जिस तरह से जो कार्य उत्तराखंड सरकार के किए जा रहे हैं विकास को लेकर के, लगातार उत्तराखंड सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में एक बड़ा जो महत्वपूर्ण जो ये फैसला है, जिस तरह से आज इसकी शुरुआत यहाँ पर होने जा रही है पिथौरागढ़ के लिए जो हवाई सेवा देहरादून से संचालित है कि काफी फायदा जो है उत्तराखंड वासियों को इस दौरान मिलने वाला है। और तमाम जो प्रयास हैं वो प्रदेश के मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री के उत्तराखंड को विकसित करने के लिए रहते हैं। जिस तरह से आपको ये भी बता दें कि जो यहाँ पर बड़े जो फ्लाईओवर जो बनाए गए हैं या फिर हाईवे की अगर बात की जाए, हाईवे को लेकर के कार्य किए जा रहे हैं उत्तराखंड में। तो तमाम जो प्रयास हैं उत्तराखंड सरकार के यही है कि उत्तराखंड को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। 2025 तक जिस तरह से विकसित करने के लिए उत्तराखंड को लक्ष्य रखा गया है, उसको भी कार्य प्रणाली के तहत कार्य उत्तराखंड में किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल विनय, जिस तरह से आपने बताया कि लगातार क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने की सरकार की कोशिश है और उसी क्रम में एक बार फिर जिस तरह से आपने बताया कि हवाई सेवा का शुभारंभ होगा, और जिस तरह से हम जानते हैं प्रदेश सरकार का जो लक्ष्य है वो उत्तराखंड को एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में जो है विकसित करना है, वहां पर विकास करना है और साथ ही साथ जो बड़ी संख्या में सैलानी वहां पर पहुंचते हैं उनको भी सुविधा मुहैया करवाना है। तो जिस तरह से अगर हवाई सेवा में बढ़ोतरी की जाएगी तो कहीं ना कहीं सैलानी ज्यादा पहुंचेंगे उत्तराखंड में और साथ ही साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। इसे देखिए, आपको बता दें कि उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण जो है माना जाता है, क्योंकि पर्यटक जो है लगातार उत्तराखंड की ओर रुख करते हुए नजर आते हैं। चारधाम यात्रा की भी अगर बात करें तो चारधाम यात्रा भी जो है इस दौरान बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है चारधाम यात्रा में पहुंचते हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो हवाई सेवा इस दौरान आज शुरू होने जा रही है, उससे एक बड़ा फायदा उत्तराखंड वासियों को मिलने वाला है। और काफी महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो उत्तराखंड सरकार की यही है कि उत्तराखंड के जो लोग हैं उनको किस तरीके से यहाँ पर रोजगार के अवसर मुहैया कराया जा सके, या फिर जो युवा हैं उनके लिए रोजगार किस तरीके से जो है उनको दिए जा सके। तमाम प्रयास जो है उत्तराखंड सरकार के जो है यही है कि हर तरह से हर संभव मदद
जो है उत्तराखंड के जो वासी हैं उनको उत्तराखंड में मिले, ये प्रयास जो है सीएम धामी का लगातार बना हुआ है। जी जी बिल्कुल विनय, तो माना जा सकता है कि प्रदेश में विकास होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, सैलानियों को सुविधाएं मुहैया होंगी और साथ ही साथ प्रदेश की जनता को भी इसका लाभ मिलेगा हवाई सेवा चालू होने से, उसके शुभारंभ होने से। धन्यवाद विनय, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। प्रदेश में यूसीसी के लागू होने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर प्रदेश में यूसीसी लागू करेंगे। इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए बनी कमेटी 2 फरवरी को अपना ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी और आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू किया जाएगा और एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ देश को आगे बढ़ाएंगे। सीसी हमारा इस विधानसभा का जो चुनाव 2022 में उत्तराखंड का था, उसमें हमारा संकल्प था, देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमने ये अपना संकल्प रखा। उस संकल्प को पूरा करने के लिए देवभूमि की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, सरकार में आने का मौका दिया और हमने ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे। उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड में राम भक्तों को अयोध्या दर्शन कराने के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले दिन ट्रेन करीब 1500 राम भक्त अयोध्या लेकर रवाना हुई। जय श्री राम के जयकारों के साथ सीएम ने कहा कि ट्रेन अयोध्या के लिए जा रही है। इसके संचालन से समूचे राज्य के राम भक्तों को लाभ मिलेगा और इसके लिए प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के प्रति प्रदेश की जनता आभारी है। बता दें कि पहले हरिद्वार से आस्था स्पेशल ट्रेन 25 जनवरी को अयोध्या के लिए रवाना होनी थी। भक्तों की सीट बुक हो चुकी थी, लेकिन अयोध्या में भक्तों की संख्या बढ़ने के कारण ट्रेन को रद्द कर दिया गया था। बहुत वर्षों से हमारे को इसका इंतजार था। आज हमें बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत हर्ष हो रहा है कि आज हम रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। इसमें हम भारत सरकार का, उत्तराखंड सरकार का और उत्तर प्रदेश सरकार का आभारी हैं। हम आज हमें उनके कारण जो है दर्शन करने को मिलेंगे और हमें बहुत ही खुशी है। इस सनातन जगत के लिए, राम भक्तों के लिए किसी प्रसाद, किसी सौगात से कम नहीं है। इसके माध्यम से यहाँ से राम भक्त अयोध्या नगरी में जाएंगे, सरयू स्नान करेंगे और भगवान राम का दर्शन करेंगे और अपने जीवन को पुण्य प्राप्त करेंगे। और यह देवनगरी का सौभाग्य है कि हरिद्वार से यहाँ ट्रेन खुल रही है और अयोध्या जाएगी। सब जय श्री राम, सबको प्रणाम। मैं सबसे पहले तो आज तो ये ट्रेन यहाँ से अयोध्या के लिए रवाना हो रही है, मैं उसके लिए आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। हरिद्वार के रोशनाबाद कलेक्ट्रेट में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने सड़क हादसों में कमी लाने के लिए सड़क सुरक्षा से जुड़े विभागों के अधिकारियों को प्लान तैयार करने के निर्देश दिए, जिसमें ऑटो रिक्शा समेत सभी वाहनों में फर्स्ट एड बॉक्स रखने के निर्देश दिए गए। वहीं हादसे में घायल हुए लोगों की मदद करने वालों को पुरस्कृत करने की भी बात कही गई। साथ ही सड़कों को ब्लैक स्पॉट पर वाहन गति की चेतावनी वाले साइन बोर्ड लगाने को कहा गया। समिति की ये बैठक वर्ष में 2 बार सांसद लेते हैं। पिछली बार भी मैंने ये बैठक ली थी, आज फिर मैं इस बैठक को लेने के लिए आया था। इसमें सारे सड़क सुरक्षा से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं, पिछले साल में कितनी दुर्घटनाएं हुई, दुर्घटनाओं के कारण क्या है, कौन कौन से वाहन हैं और उसमें वृद्धि हुई, कमी हुई, घायल कितने हुए, मौत कितनी हुई, ये सारा एक हम लोग अवलोकन करते हैं और उसके अनुसार आगे की क्या क्या ब्लैक स्पॉट्स हैं और क्रश बैरियर्स हैं, रम्बलिंग स्ट्रिप्स हैं, क्या क्या होने हैं, उसके लिए वो सारी योजना इस बैठक में बनती है
उसके प्रस्ताव रखे जाते हैं और अवेयरनेस के लिए फ्लैग ऑफ भी गाड़ियों को किया जाता है। यूसीसी पर सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें सीएम ने कहा कि विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर प्रदेश में लागू करेंगे। सीएम धामी ने आगे कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए बनी कमेटी 2 फरवरी को अपना ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी और आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने आगे कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन और चुनाव से पूर्व प्रदेश की जनता के समक्ष संकल्प रखे गए थे। संकल्प एवं उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रही है। चुनाव 2022 में उत्तराखंड का था, उसमें हमारा संकल्प था देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमने ये अपना संकल्प रखा। उस संकल्प को पूरा करने के लिए देवभूमि की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, सरकार में आने का मौका दिया और हमने ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और उनका ड्राफ्ट देने के बाद का आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे। उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा जिला, मंडल और बूथ स्तर पर कार्यशाला का आयोजन करेगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप रही है। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि जिले की कार्यशाला के बाद फरवरी माह में 270 मंडलों की कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा और इस कार्यशाला में ये निर्धारित किया जाएगा कि कौन सा कार्यकर्ता किस बूथ पर जाएगा और बूथ को मजबूत करने का काम करेगा। जिला स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की हैं, जो हमारे संगठनात्मक जिले हैं 19। 2 दिन में सभी जिलों की कार्यशालाएं होंगी और 4 तारीख तक, 4 फरवरी तक हमारे सभी मंडल, 270 मंडल हमारे उत्तराखंड में हैं, सभी मंडलों के अनुसार कार्यशालाएं होंगी। जिला स्तर पर कार्यशालाओं की योजना तय होगी और मंडल स्तर पर जब कार्यशालाएं होंगी तो उसमें उस मंडल में पड़ने वाले कितने बूथ हैं, किस बूथ पर कौन जाएगा, उसका चार्ट पूरा तैयार होगा। 4 फरवरी तक ये सारी योजना हमारी फाइनल होगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून के कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए टिहरी विस्थापितों की समस्याओं को उठाया। उन्होंने कहा कि 42 वर्ष बाद भी ये लोग जिस भूमि में बसे हैं उसका अधिकार उनके पास नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि सबसे चिंताजनक बात यह है कि हरिद्वार के पथरी क्षेत्र के भाग क्रमांक 1, 2, 3, 4 में बसे विस्थापितों की तीसरी पीढ़ी भी मारी मारी फिर रही है। 2016 में तत्कालीन सरकार ने मालिकाना हक दिए जाने के निर्देश जारी किए थे और पत्रावली तैयार करने की कार्रवाई की गई थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद ये प्रक्रिया ठंडे बस्ते में डाल दी गई। उन्होंने वन विभाग द्वारा कराए गए सर्वेक्षण और उसके निष्कर्ष को वापस लिए जाने की मांग उठाई और कहा कि टिहरी विस्थापितों को न्याय नहीं मिला तो वो 1 फरवरी को मौन व्रत रखकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। देश के लिए और उत्तराखंड के लिए अभूतपूर्व त्याग है और अभूतपूर्व योगदान। उसमें हमारे विस्थापित भाइयों से जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ मामलों में आदेश हैं, उन आदेशों का भी पालन नहीं हो रहा है। टिहरी के लोग जो पथरी में बसे हैं, भाग 1, 2, 3, 4 वैसे ही बड़ी कष्टपूर्ण स्थिति में है, लेकिन अपनी जोती जारी जमीन पर, अपने आवास पर आज भी उनको मालिकाना हक नहीं मिला है। जब ये मामला हमारी सरकार के वक्त में हमने निर्णय लिया था, आदेश दिए थे, वो ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। वन विभाग के नाम पर, उनके सर्वेक्षण के नाम पर जो ये सारे मामले को उलझाने की कोशिश हो रही है, हम इस कोशिश की निंदा करते हैं और इसका एक ही समाधान है कि राज्य मंत्रिमंडल बैठे और राज्य मंत्रिमंडल टिहरी के पथरी में जो विस्थापित भाई हैं उनको तत्कालिक प्रभाव से मालिकाना हक दे, उनको भूमिधरी अधिकार दे।
उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने का समय बेहद नजदीक आ चुका है। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। यूसीसी एक्सपर्ट कमेटी 2 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड का फाइनल ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंप देगी। इसके बाद 5 फरवरी से होने जा रहे विधानसभा सत्र के दौरान सरकार यूसीसी का ड्राफ्ट सदन के पटल पर रखेगी। सदन के पास होने के बाद यूसीसी एक कानून के रूप में उत्तराखंड राज्य में लागू हो जाएगा। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार इस कानून को लेकर सार्थक ड्राफ्ट बना रही है, ये सिर्फ बातें की जा रही हैं, जबकि धरातल में कुछ दिखाई दे नहीं रहा। यूसीसी का असली मतलब क्या समझ रहे हैं आप? समान नागरिक संहिता कानून जो नाम है, नाम के सार्थक ड्राफ्ट बना रही है सरकार, या सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए? पहले कहते थे लोकपाल लाएंगे, मजबूत लोकपाल लाएंगे। कहाँ है वो लोकपाल? अब कह रहे हैं हम यूसीसी लाएंगे। यूसीसी का जो शब्द है उसका सार्थक अर्थ और ड्राफ्ट तैयार कर पा रही है सरकार? जब सरकार ड्राफ्ट तैयार करेगी, लाएगी, तो उसके बाद चर्चा करेंगे कि समान नागरिक संहिता कानून क्या है, उसमें क्या होना चाहिए, क्या समानता होनी चाहिए और सरकार क्या लेकर आई है। तो मुझे नहीं लगता देश भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इच्छा शक्ति उत्तराखंड के हित में काम करने की है, उत्तराखंड के जनमानस के लिए काम करने की है, उत्तराखंड के युवाओं के लिए काम करने के लिए कहीं नहीं दिखती। न किसानों के पक्ष में, न व्यापारियों के पक्ष में, न युवाओं के पक्ष में, न महिलाओं की सुरक्षा दे पा रही है, न कानून व्यवस्था है। भ्रष्टाचार चरम पर बैठ गया। ये सिर्फ बातें करने वाली सरकार है, धरातल में कुछ नहीं कर पाई। बागेश्वर के ग्रामीण इलाकों में खनन कारोबारी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। खनन क्षेत्र अंतर्गत कानून व्यवस्था तक को अपने हाथ में लेने तक खनन कारोबारी नहीं चूक रहे हैं। ताजा मामला काफली गैर तहसील के पगना गांव से सामने आया, जहां पगना गांव में संचालित खड़िया पट्टे में हिस्सेदार तारा दत्त और उसके पुत्र पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हल्द्वानी के वनभूलपुरा क्षेत्र में अवैध रूप से नगर निगम की भूमि की खरीद फरोख्त लगातार जारी है। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय और सिटी मजिस्ट्रेट ने भारी पुलिस बल ले जाकर अवैध निर्माण को हटाया और नगर निगम की भूमि को मुक्त करवाया गया। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि 3 साल पहले यहां अवैध निर्माण किया गया था, जिसको नगर निगम ने ध्वस्त किया, लेकिन दोबारा नगर निगम की भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कराया जा रहा था। नगर निगम ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करके भूमि को कब्जादारों से मुक्त कराया है, साथ ही कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। के बगीचा नाम का जो क्षेत्र है बनवलपुरा, वहाँ पर एक अवैध निर्माण मंजूरी लेने में तोड़ा गया था। उसके बाद भी वहाँ पर उसके आसपास एक छोटे छोटे 2 मकान बना दिए गए। कुछ और प्लाटिंग ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। लगभग 1 हफ्ते पूर्व मैंने यहाँ पर निरीक्षण कराया गया, तो ये सबसे मेरे संज्ञान में आए थे कि इस भूमि का दुरुपयोग भी हो रहा है और इसको खुरदबुर्दी किया जा रहा है। और आज हम पूरे टीम के साथ हैं, सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर है, पुलिस विभाग के लोग हैं, नगर निगम पूरी टीम है। 2 जेसीबी लेकर के हम यहाँ पर जो भी संरचनाएं बनाई गई उनको तोड़ रहे हैं, इसको कब्जा लेने का काम कर रहे हैं। जो अवैध पार्किंग उसको हटा दिया गया है और आगे से जहाँ भी क्षेत्र है जो जमीनें खाली पड़ी है नजूल की, उस पर कब्जा लेने की कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम की अपनी नजूल लैंड है, उस पर वो कुछ लोगों ने इसमें अतिक्रमण कर रखे थे, नींव खोद रखी थी, प्लाटिंग जैसा कर रहे होंगे। उस पर आज नगर निगम ने अपना पूरी तरीके से कब्जा ले लिया है। उस पर नींव खोद कर बाउंड्री बनाने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इस पर कुछ स्ट्रक्चर भी मदरसे का और मस्जिद के रूप में दिखाई पड़ रहा है, जिसमें उनको पृथक से नोटिस दिया जा रहा है। उसके प्रारूप में आगे की कार्रवाई। राजधानी देहरादून के कोलागढ़ स्थित जीजीआईसी कॉलेज में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के साथ ही शिक्षा विभाग के डीजी बंशीधर तिवारी भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से छात्र छात्राओं को परीक्षा में तनाव न लेने के बारे में टिप्स बताए। उन्होंने कहा कि नियमित रूप से अपने प्रश्नों की तैयारी करते रहें, तनाव लेने की जरूरत नहीं है। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के लाखों छात्र छात्राओं ने वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को सुना। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य से 1,40,000 से ज्यादा बच्चों ने परीक्षा पे चर्चा का आज रजिस्ट्रेशन किया था और 15,000 से ज़्यादा टीचरों ने आज रजिस्ट्रेशन किया था और 4,000 से ज़्यादा अभिभावकों ने इसमें आज रजिस्ट्रेशन किया था।
और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हजारों स्कूलों में कार्यक्रम किया गया। लाखों बच्चों ने हमारे राज्य में इस कार्यक्रम को देखा है। प्रधानमंत्री जी हर साल की भांति इस साल भी लगभग 2.25 घंटे बच्चों के साथ रहे हैं। कई बच्चों के प्रश्न थे, उनका उन्होंने उत्तर दिया। हमारे उत्तराखंड का भी सौभाग्य था कि हमारे यहाँ के बच्चे ने भी प्रश्न पूछा है। और बड़ी बात है कि शिक्षा विभाग के जो आंकड़े बताते हैं कि जब से परीक्षा पे चर्चा का अभियान शुरू है, लगभग 10% रिजल्ट पूरे देश का अच्छा रहा है। हमारे राज्य में भी अब हम जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में बच्चा परीक्षा देता है, 2 विषयों में हमने अंक सुधार का जो निर्णय लिया था, उसमें 10% रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जो आज बच्चों के प्रति उन्होंने आज जो जितनी बातें बोली हैं और बच्चों ने जो क्वेश्चन प्रधानमंत्री जी से पूछे हैं, आज करोड़ों बच्चों ने उसको आत्मसात भी किया है। मुख्यमंत्री जी भी आज हमारे कार्यक्रम में आए थे। मैं प्रधानमंत्री जी का भी, मुख्यमंत्री जी का भी और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। खबर लोहाघाट से है, जहां पर पिछले 17 सालों से नौकरी पेंशन की मांग कर रहे गोरिल्लाओं की मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसी से आक्रोशित एसएसबी प्रशिक्षित गोरिल्लाओं ने गोरिल्ला संगठन जिला अध्यक्ष चंपावत ललित बगोली के नेतृत्व में गोरिल्ला धीरज पुनेठा ने गांधी पार्क में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। दूर दूर क्षेत्र से आए गोरिल्लाओं ने नारेबाजी करते हुए सरकार से उनकी मांगों को पूरा करने की मांग की। साथ ही गोरिल्ला धीरज को माला पहनाकर धरने में बैठाया। वहीं गोरिल्ला धीरज ने बताया कि उत्तराखंड में गोरिल्लाओं के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, जबकि मणिपुर में सरकार ने गोरिल्लाओं को नौकरी और पेंशन दे दी है। एक देश में 2 नीति लागू नहीं होनी चाहिए। जैसे मणिपुर में किया है वैसे हमारा भी राज्य है, हम भी भारत के हैं। जैसे औरत को दिया वैसे हमको भी दिया जाए। तो आएगा जब तक हमसे वार्ता नहीं हो। कितनी बार हम लोगों का सत्यापन हो गया, कम से कम 4-6 बार सत्यापन हो गया, अभी भी सत्यापन कर रही है। क्यों हम लोगों को गुमराह कर रही है? ऐसे सत्यापन करते हुए हमारे गरीब आदमी आ रहे हैं, बेचारे दूर दूर से आते हैं, जो बेचारे चल भी नहीं पाते हैं, बेचारे आंदोलन करते आ रहे थे और उन लोगों को अभी तक सफलता नहीं मिली है। तो इनने ही हमारे जो आंदोलन की नींव है इन्होंने ही शुरू की थी और यही कह रहे हैं कि हम आंदोलन की नींव को खत्म करना चाहते हैं। हम लोग जहाँ तक है सफलता लेकर के, जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक उठेंगे नहीं, कह रहे हैं। हम सभी गोरिल्लाओं का सहयोग रहेगा, समर्थन रहेगा और हम ये सरकार से गुजारिश करते हैं कि विनय पूर्वक हमारी मांगों को, जो मांगे हैं उन्हें पूर्ण की जाए। इतने लंबे संघर्ष से कितने लोग चले गए हैं और कितने लोग इस कार्यक्रम में शरीर को न्यौछावर कर चुके हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।